बैकअप टीम के लोग जो हाई लेवल हंटर्स थे, माही और बाकी बचे साथियों के पास पहुंचे। हर तरफ वे हैरानी और सवालों से भरे चेहरे लिए इधर उधर देख रहे थे। टीम में करीब 20 लोग थे और इनमें से कुछ के पास ही लेवल 2 के हथियार थे। ये हथियार बहुत दुर्लभ और महंगे थे, यहां तक कि बड़ी संस्थाएं भी इन्हें खरीदने में संकोच करती थीं। अब समझा जा सकता था कि कबीर के पास ऐसा हथियार होना कितनी बड़ी बात थी। जैसे ही बैकअप टीम वहां पहुंची, चारों तरफ हलचल मच गई। हंटर आपस में बातें करने लगे। क्या ये वही टीम 801 की माही है? एक ने पूछा। हाँ भाई, वही है, दूसरे ने उत्तर दिया। मैंने सुना था कि टीम 801 की लीडर बहुत खतरनाक है, आज खुद देख लिया। मुझे नहीं लगता कि अगर हम यहां होते तो इन डीमंस का सामना कर पाते, खासकर वो उड़ने वाले। इस बीच माही की नजर कबीर की तलवार पर ठहर गई। वो समझने लगी कि कबीर ने उस डीमन को कैसे हराया। ध्रुवांश ने जो कहा था उसका मतलब अब साफ हो रहा था। तो वो कबीर की तलवार की बात कर रहा था, माही ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में हल्का सा पश्चाताप था। अगर ये तलवार मेरे पास होती तो शायद हालात अलग होते। वो मानती थी कि अपने अनुभव और ताकत के बल पर वो बेहतर कर सकती थी, लेकिन ये भी जानती थी कि ऐसी तलवारें किसी भी हंटर के लिए जान से भी ज्यादा कीमती होती थीं। अगर वो कबीर की जगह होती तो तलवार किसी और को देने के बजाय लड़ते लड़ते मरना पसंद करती। बैकअप टीम ने वहां की सारी जानकारी इकट्ठा की और सभी को सुरक्षित लेकर वापस लौट गई। दूसरी ओर ध्रुवांश और सिल्वी टेलीपोर्ट होकर सीधे अपने डॉर्मेट्री रूम में पहुंच गए। ध्रुवांश का कमरा शांत और गहरा था, जिसमें सिर्फ एक डेस्क लैंप की हल्की रोशनी थी। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, सिल्वी, जो अब तक लोमड़ी के रूप में ध्रुवांश के कंधे पर बैठी थी, नीचे कूदी और इंसानी रूप में बदल गई। वो बेड पर गिरते ही लंबी सांस लेते हुए बोली, मुझे तो नींद आ रही है। उसकी आवाज में हल्की थकावट और शरारत थी। ध्रुवांश ने उसकी ओर देखा। सिल्वी ने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी, उसकी लंबी टांगों पर स्टॉकिंग्स और ऊपर सफेद शर्ट थी। उसने अपनी पलकों को हल्का झुका लिया और उसकी नशीली आंखें सीधी ध्रुवांश की ओर टिकी हुई थी। जैसे ही ध्रुवांश ने सिल्वी को शर्ट के बटन खोलते देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसकी सांसें तेज और दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। सिल्वी ने शरारत से मुस्कुराते हुए ऊपर के 2 बटन खोल दिए थे। उसका सीना हल्का सा उभर आया था और इनर गारमेंट झलकने लगे थे। ध्रुवांश का गला एकदम सूख गया। सिल्वी, ये क्या कर रही हो? उसने हल्की घबराहट में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में झलकता कपकपी उसे और असहज कर रही थी। सिल्वी उसकी हालत का पूरा मजा लेते हुए मुस्कुराई और धीमे से बोली, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने का मन कर रहा था, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। ध्रुवांश उसकी ओर धीमे कदम बढ़ाने लगा। हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। सिल्वी ने बेड पर बैठकर चेहरा ऊपर किया और अपनी आंखें उसकी आंखों में मिला दी। ध्रुवांश ने झुकते हुए अपना एक हाथ बेड पर सिल्वी के सिर के पास टिका दिया। अब दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। सिल्वी की नशीली आंखें हल्के से झपकीं और उसके गालों पर सुर्ख लालिमा उभर आई। वो महसूस कर रही थी कि उसका शरीर गर्म हो रहा है, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। ध्रुवांश धीरे धीरे उसके चेहरे के पास झुकने लगा। सिल्वी ने अपना चेहरा थोड़ा और आगे लाते हुए आंखें बंद कर लीं। माहौल में गहरी खामोशी और हल्का तनाव था। तभी अचानक ध्रुवांश ने अपनी उंगली से सिल्वी के माथे पर हल्का सा थपका मारा। आउच! सिल्वी ने झटके में चिल्लाते हुए आंखें खोली। वो गुस्से और हैरानी से बोली, ध्रुवांश, ये क्या कर रहे हो? मुझे सच में चोट लगी है। आप कितने गंदे और अनरोमांटिक हो। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली, अपनी असहजता को छुपाते हुए उसे घूरा और फिर सीधे खड़ा हो गया। तुम्हारी हरकतों से मैं अच्छे से वाकिफ हूं, और ये बार बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कपड़े मत बदला करो। अगर बदलना है तो कुछ ढंग का पहना करो। सिल्वी ने हंसते हुए उठकर अपनी जगह ली और चालाकी से ध्रुवांश के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने हल्के से झुकते हुए अपने होंठ उसके कान के करीब लाए और धीमे स्वर में फुसफुसाई, क्यों? क्या इन कपड़ों में कोई दिक्कत है, या फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते? ध्रुवांश का माथा पसीने से चमकने लगा। उसने जल्दी से खुद को संयमित किया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वी ने उसकी हालत का पूरा मजा लेते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, सच में? तो फिर आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? ध्रुवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उसकी आंखों में झांकने से बचने की कोशिश कर रहा था। सिल्वी ने अपनी शरारत को और आगे बढ़ाते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने पर रख दिया। ध्रुवांश को अचानक किसी मुलायम एहसास का एहसास हुआ। वो चौंकते हुए सिल्वी की ओर देखने लगा। सिल्वी की नशीली आंखों में एक अलग सी नशा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब क्या कहोगे ध्रुवांश?
उसने हल्की और धीमी आवाज में कहा। ध्रुवांश पूरी तरह घबरा गया। उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? आज तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हो रहा। उसने सिल्वी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कमरे से बाहर कर दिया। बहुत हो गया, अब तुम बाहर जाओ। दरवाजा बंद करने के बाद वो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए गहरी सांस लेने लगा। उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी और वो अब भी उस मुलायम एहसास को महसूस कर रहा था। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही ध्रुवांश ने सिल्वी को बाहर निकाला, वो झुल्लाते हुए जमीन पर ही बैठ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मुझे ये क्या हो जाता है? हर बार जब ध्रुवांश मुझे छूते हैं, मैं एक आम इंसानी लड़की की तरह क्यों महसूस करने लगती हूँ? मुझे तो कभी शर्म नहीं आती थी। आखिर मैं एक एंजल हूँ, उसने खुद से बड़बड़ाया। जल्दी से उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कपड़े बदले और एक सिंपल ड्रेस में आ गई। थोड़ी राहत महसूस करते हुए वो अपने रूम की ओर बढ़ी। सिल्वी का रूम ध्रुवांश के रूम के बगल में था, जहां वो अपनी रूममेट प्रज्ञा के साथ रहने वाली थी। ध्रुवांश का रूम एक फ्लैट जैसा था, जिसमें 4 बेडरूम, एक बड़ा हॉल और एक किचन था। हर रूम में अटैच्ड बाथरूम भी थे। जैसे ही ध्रुवांश अपने रूम में वापस आया, वो बेड पर बैठ गया। अभी उसने सांस ही ली थी कि अचानक उसे हल्के झटके महसूस हुए। भूकंप, उसने सोचा, लेकिन तुरंत ही उसके संवेदनशील सेंस उसे कुछ और इशारा करने लगे। उसे दूर कहीं से चीखने और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये भूकंप नहीं हो सकता, उसने गंभीरता से सोचा और तुरंत खिड़की के पास गया। बाहर झांकने पर दूर उसे केवल काला धुआं दिखाई दे रहा था। ध्रुवांश चाहता तो अपनी डेविल आई का इस्तेमाल कर स्थिति साफ देख सकता था, लेकिन वो पहले ही उसका बहुत ज्यादा उपयोग कर चुका था और अब उसे संयम बरतना पड़ा। बिना समय गवाए वो तेजी से रूम से बाहर निकला और आवाज की दिशा में भागने लगा। कुछ देर में वो उस जगह पहुंच गया जहां धमाका हुआ था। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन वे सभी सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। ध्रुवांश ने वहां देखा कि एक लड़का, जो उसकी उम्र का ही लग रहा था, धमाके के केंद्र में खड़ा था। उसकी हालत थोड़ी अस्त व्यस्त थी, लेकिन उसकी ऊर्जा स्पष्ट रूप से अलग थी। ध्रुवांश को तुरंत अंदाजा हो गया कि वो लड़का भी इसी एकेडमी का स्टूडेंट है। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि उसे 5 और लोगों ने घेरा हुआ था। ये पांचों हीरो रैंक पर थे। उनकी ताकत का स्तर ध्रुवांश के लिए भी महसूस करना मुश्किल नहीं था। और तो और वो धमाके भी उन्होंने ही किए थे। क्या ये कोई ट्रेनिंग सत्र है? लेकिन एक लड़के को 5 हीरो घेर कर क्यों खड़े हैं? उसने मन ही मन सवाल किया। तभी उसके कानों ने पास खड़े कुछ लोगों की बातें पड़ी। भाई, ये सच है कि वो लड़का एक बहरूपिया है? हाँ, वो एक हेल डीमन है। वो मेरे साथ टीम 760 में था। सब उसे परेशान करते थे और कमजोर समझते थे। किसे पता था कि वो फटीचर असल में एक हेल डीमन निकलेगा? हेल डीमन, ये वे डीमंस होते हैं जो इंसानी रूप आसानी से अपना सकते हैं। इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल होता है और इन्हें हेल डीमन कहा जाता है। ध्रुवांश ने यह सुना तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तो ये लड़का असल में एक डेमन है और ये 5 लोग इसे खत्म करने आए हैं। उसने स्थिति को समझने की कोशिश की। उसका ध्यान फिर से उस लड़के की ओर गया, जिसकी आंखों में एक अजीब सी हताशा और गुस्सा झलक रहा था। उसके चारों तरफ का वातावरण उसकी ऊर्जा से घना और भारी लगने लगा था। ध्रुवांश मन ही मन सोचता है, हेल डीमन, हाँ, ये भी सिल्वी की तरह रूप बदल सकते हैं। मुझे सिल्वी को बचाकर रखना होगा। वो भले ही शरारती हो, पर उसकी ताकत और मासूमियत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वो गहरी सांस लेकर अपने सामने का दृश्य देखता है। वहीं बीच में खड़ा वो लड़का, जो अब तक लगातार सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, अचानक गुस्से से दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरे द्रोणा का मैदान हिलने लगा। उसकी चीख के साथ ही एक जबरदस्त एनर्जी का झोंका चारों ओर फैल गया। 5 हीरो जो उसे घेरे हुए थे, हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे। ध्रुवांश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि वो मामूली सा दिखने वाला लड़का एक ही पल में 10 फुट ऊंचे एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गया। उसके शरीर से गहरी काली ऊर्जा निकल रही थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। भीड़ में खड़ा हर इंसान डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। ध्रुवांश भी ठिठक कर खड़ा रह गया। उसने मॉन्स्टर की ताकत को महसूस किया और बुदबुदाया, किसने सोचा था कि ये लड़का इतना पावरफुल निकलेगा? अगर मेरा सामना कभी ऐसे दुश्मन से हुआ तो। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, नहीं, मुझे अपने लेवल को जल्दी से बढ़ाना होगा। ये लड़ाई मेरी नहीं है। ध्रुवांश तेजी से वहां से निकलने की योजना बना ही रहा था कि उसने देखा मॉन्स्टर ने अपने विशाल हाथों को फैलाते हुए एक कोने में डर के मारे गिरी हुई लड़की की ओर कदम बढ़ाया। मॉन्स्टर का इरादा स्पष्ट था। वो लड़की को पकड़कर अपनी ढाल बनाना चाहता था।
उसने अपना बड़ा सा हाथ उस लड़की को उठाने के लिए बढ़ाया ही था कि अचानक चमकचमाती तलवार की एक तेज झलक आई और उसका हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। ध्रुवांश भी हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी आंखें फेरी तो देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जिस पर हरे रंग का खून टपक रहा था। मॉन्स्टर के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसकी लाल आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की। भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, वो एम्परर आरना है। आरना, जो अपनी तलवार को नीचे किए बिना मॉन्स्टर की ओर देख रही थी, खामोशी से आगे बढ़ी। मॉन्स्टर ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसने जैसे ही पहला कदम उठाया, आरना एक झटके में उसके सामने प्रकट हो गई। भागने की कोशिश मत करो, उसने ठंडे स्वर में कहा, और इससे पहले कि मॉन्स्टर कुछ समझ पाता, आरना ने अपना मुक्का उसके पेट पर जड़ दिया। देखने में यह एक सामान्य मुक्का लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर पर पड़ा, उसकी पूरी काली ऊर्जा बिखरने लगी। कुछ ही सेकंड में मॉन्स्टर अपने असली इंसानी रूप में वापस आ गया। उसका शरीर थकावट से कांप रहा था और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ध्रुवांश दूर से ये सब देखता रहा। उसने धीमे स्वर में कहा, तो ये है एम्परर लेवल योद्धा की ताकत। आरना ने उस बेहोश लड़के के पास जाकर एक नीली रंग की हथकड़ी निकाली। वो जादुई हथकड़ी लड़के के हाथों में डालते हुए बोली, अब तुम्हारी कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। ध्रुवांश ने देखा कि हथकड़ी चमकने लगी। ये हथकड़ी ऐसी थी कि इसे पहनने के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे इंसान हो या डेमन, अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आरना ने भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी लेकिन अधिकार से भरी थीं। भीड़ में सन्नाटा था। ध्रुवांश के मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन एक बात साफ थी, आरना की उपस्थिति ने उस पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी थी। ध्रुवांश का दिमाग अभी भी आरना की ताकत और उसके ठंडे बर्ताव को लेकर उलझा हुआ था, लेकिन वो अपनी उलझनों को किनारे रखकर अपने रूम में दाखिल होता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे हॉल में सिल्वी, कार्तिक, प्रज्ञा और कौशल आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। सिल्वी उसे देखते ही खुश होकर कहती है, अरे ध्रुवांश, आओ, ये सब अपने आज के हंटिंग एडवेंचर के बारे में बता रहे हैं। इनका सामना लेवल 2 डीमन से हुआ था। सिल्वी का चेहरा ऐसा था जैसे उसने किसी बड़ी घटना के बारे में सुना हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी आवाज में ड्रामा साफ झलक रहा था। ध्रुवांश मन ही मन सोचता है, इसे किसी फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। कितनी नेचुरल एक्टिंग करती है ये। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बैठने का फैसला किया। जैसे ही वो उनके पास बैठा, सभी ने एक साथ उसकी ओर देखते हुए पूछा, ध्रुवांश, तुम्हारी चोटें अब कैसी हैं? क्या तुम ठीक हो? ध्रुवांश ने बिना कोई झिझक एक बहाना बना दिया, अरे ये सिल्वी है ना, इसने कई घंटों तक हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं अब पूरी तरह ठीक हूं। सभी ने चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए ध्रुवांश की बात मान ली। सिल्वी ने आंखों से ध्रुवांश को इशारा किया, जैसे वो कह रही हो, आप झूठ बोलने में माहिर हो, लेकिन वो चुप रहीं। सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए और काफी देर तक बातें होती रहीं। इस बीच समय कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। रात को वे सब साथ में कैफेटेरिया में खाना खाने गए। माहौल हल्का फुल्का था। ध्रुवांश का मन भी थोड़ा शांत हो गया था। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अगली सुबह ध्रुवांश जल्दी उठ गया था। ग्राउंड के चारों ओर तेजी से दौड़ लगाते हुए उसकी सांसें और दिल की धड़कनें तालमेल में थीं। ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था और वो अपने लेवल को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। दूर एक इमारत की खिड़की से आरना उसे ध्यान से देख रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, ये लड़का मेहनती है, इससे कुछ उम्मीद की जा सकती है। तभी उसके पीछे से एक धीमी लेकिन औपचारिक आवाज आई, मैम, सभी लोग मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। आरना ने पीछे मुड़कर संजीदगी से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उस व्यक्ति के साथ चल पड़ी। मीटिंग रूम में एक बड़ा गोल टेबल था जिसके चारों ओर द्रोणा के महत्वपूर्ण लोग और सभी एम्परर बैठे हुए थे। माहौल गंभीर था, लेकिन तीसरी रॉयल फैमिली के वारिस शिवाय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी कुर्सी को पीछे झुकाकर आराम से बैठा हुआ था। उसने ऊबते हुए कहा, ये इतनी सुबह सुबह मीटिंग क्यों बुलाई गई है? मैं तो चैन से सो रहा था। उसे देखकर कबीर के भाई उमंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम अभी भी सो ही रहे हो। इस पर शिवाय ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे अच्छी चीज है सोना और तुम सब इसे समझ नहीं पाओगे। तभी एक तेज और कड़क आवाज ने उसकी बात काट दी, शिवाय सीधे बैठो, कभी तो अपनी हरकतों को गंभीरता से लो, तुम बच्चे नहीं हो। ये आरना थी। उसकी आवाज में ठंडापन और अधिकार दोनों थे। शिवाय ने चेहरे पर हल्की झुंझलाहट के साथ खुद को सीधा किया और कहा,
आरना, कभी कभी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक कैप्टन नहीं बल्कि मेरी माँ हो। खैर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ सब वैसे भी यूजलेस लोग हैं। शिवाय की ये बात सुनकर बाकी सभी, खासकर रणविजय और उमंग, उसे घूरने लगे। रणविजय गुस्से में बोले, शिवाय अपनी जुबान पर लगाम रखो, ये मीटिंग मजाक के लिए नहीं है। आरना ने हल्की नजर शिवाय पर डाली और बिना कुछ कहे अपनी जगह पर बैठ गई। उसके बगल में माही भी खड़ी थी, जो चुपचाप पूरे मामले को देख रही थी। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया, लेकिन एक अजीब सी गहराई थी। कोई कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच रहा था। आरना की उपस्थिति ने सभी को गंभीर कर दिया था। आरना ने गंभीरता से सभी को देखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी को कल के हादसे के बारे में पता होगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में चिंता और शर्म साफ झलक रही थी। आरना ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। हमारे द्रोणा का एक स्टूडेंट, जो असल में एक हेल्डीमन था, हमारे बीच इतने समय तक रहा और हमें इसका आभास तक नहीं हुआ। ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हम अपने द्रोणा को ही सुरक्षित नहीं रख सकते तो हमारी सिटी को कैसे बचाएंगे? उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का मिलाजुला भाव था। रणविजय ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, यह हमारी बेइज्जती है। हमारे रहते किसी डीमन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो द्रोणा में घुस आया? अमर रायचांद, जो 5वीं रॉयल फैमिली के हेड थे, अपनी कुर्सी से झुकते हुए गुस्से से बोले, हमें अपनी साख बचाने के लिए उस हेल डीमन का सिर सबके सामने काट देना चाहिए। लोगों को यह दिखाना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। आरना चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनके पीछे गहरा तूफान छिपा था। तभी शिवाय, जो अब तक आंखें बंद किए कुर्सी पर आराम कर रहा था, अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। सभी ने हैरानी और गुस्से से उसे घूरा। शिवाय ने अपनी कुर्सी सीधी करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इस बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। वो हेल्डीमन एक नासमझ लड़का ही तो है, और अगर उसे कुछ गलत करना होता तो वो कब का कर चुका होता। रणविजय का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा और कहा, शिवाय अपनी ये बचकानी हरकतें यहां मत करो। तुम्हें पता है कि तुम एक हेल डीमन की तरफदारी कर रहे हो। अगर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को पता चला तो वो तुम्हें उसका साथी समझेगा और तुम्हारा सफाया कर देगा। शिवाय ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो तुम मुझे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की धमकी दे रहे हो? अच्छा सुन लो, मुझे मौत से डर नहीं लगता, और वैसे भी मुझे ना तुम्हारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पसंद है ना उनकी नीतियां। कमरा एक पल के लिए ठहर गया। शिवाय की बातें किसी विस्फोट की तरह थीं। उमंग ने शिवाय के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। शिवाय प्लीज, तुम्हें सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वैसे भी वो डीमन है। डीमन इंसानों को मारते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। शिवाय ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, और हम इंसान क्या हैं? हम उनके इलाके में घुसते हैं, उन्हें मारते हैं और इसे न्याय का नाम देते हैं। डीमन अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं, और अब हम यहाँ एक ऐसे लड़के को मारने की बात कर रहे हैं जिसने कुछ किया ही नहीं। वाह, क्या इंसानियत है हमारी। इतना कहते हुए शिवाय फिर से हंसने लगा। उसकी हंसी में कड़वाहट और चुनौती साफ झलक रही थी। आरना ने उसकी हंसी को गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें शांत थीं। आरना ने उसकी हंसी को गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें शांत थीं। शिवाय की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी हंसी के पीछे का गहरा दर्द किसी को समझ नहीं आ रहा था। रणविजय उसे घूरते हुए बोला, शिवाय, लगता है तुम वो दिन भूल गए हो जब ये डीमन हमारी दुनिया पर कहर बनकर टूट पड़े थे। शायद तुम्हें याद ना हो, क्योंकि तब तुम बच्चे थे, लेकिन मुझे वो मंजर आज भी साफ साफ याद है। अब बताओ, इस पर क्या कहोगे? शिवाय ने शांत लेकिन ठंडी नजर से रणविजय को देखा और गहरी आवाज में कहा, हम खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, हर जगह पर अपना हक जताना चाहते हैं। उसी घमंड में हम ये भूल जाते हैं कि हम भी बाकी जीवों की तरह मात्र कीड़े मकोड़े ही हैं। जब दूसरे जीवों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी तो हम उनके रास्ते में आ गए, और जैसा हम करते हैं, रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देते हैं, वैसा ही उन्होंने भी किया। शिवाय का लहजा अब तीखा हो गया था। उसने रणविजय की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मेरी सोच साफ है। मैं सिर्फ उन्हें मारता हूं जो अपनी हदें पार करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो डीमन हो या इंसान। उसके शब्द कमरे में सन्नाटे की तरह फैल गए। रणविजय का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो शिवाय? शिवाय ने एक शांत मुस्कान के साथ कुर्सी पीछे करते हुए छत की ओर देखा और मजाकिया लहजे में कहा, तुम जो समझना चाहो वही समझो। कमरा गर्म माहौल में तपने लगा। तभी आरना ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। उसकी कड़क आवाज कमरे की दीवारों से टकराई। बस करो आप दोनों। आरना ने गुस्से से शिवाय की ओर देखा। उसकी आवाज अब और भी सख्त हो गई थी। शिवाय, मैं तुम्हारी सोच से सहमत नहीं हूं। डीमंस हमारे दुश्मन हैं, और दुश्मनों की सजा सिर्फ मौत होती है। इस दुनिया से डीमंस का सफाया करना ही मेरा मकसद है, और मैं इसे पूरा करके रहूंगी।
शिवाय कुछ कहने ही वाला था, लेकिन आरना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब सा मिश्रण था। उसने सख्ती से कहा, शायद तुम्हें कोई अपना खोना नहीं पड़ा, इसलिए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। आरना की ये बात सुनते ही शिवाय का चेहरा बदल गया। उसकी हंसी गायब हो गई। उसके चेहरे पर दर्द और उदासी साफ झलक रही थी। कमरे में बैठे बाकी सभी लोग चौंक गए। आरना, जो हमेशा शिवाय का साथ देती थी, पहली बार उससे इतने गुस्से में बात कर रही थी। शिवाय ने अचानक ठंडी हंसी में कहा, हाँ सही कहा तुमने, मैंने तो कभी किसी को खोया ही नहीं। वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और अपनी गहरी आवाज में सभी को देखते हुए बोला, हमेशा की तरह मेरा वोट आरना के पक्ष में है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरना ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसका चेहरा भावहीन लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा गुस्सा अभी भी जल रहा था। शिवाय कमरे से बाहर निकलकर धीमे कदमों से चलता जा रहा था। उसके दिमाग में अतीत की यादें बवंडर की तरह घूमने लगी। एक लड़की का खून से लथपथ शरीर, उसका आधा हिस्सा गायब था। शिवाय उसके सिर को अपनी गोद में रखे बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आसपास दर्जनों गीमंस के कटे फटे शरीर पड़े थे। उन लाशों को देखकर साफ पता चल रहा था कि शिवाय ने ही उन्हें मारा था। लड़की ने अपने खून से सने हुए बचे कुचे हाथ से शिवाय के गालों पर बह रहे आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, शिवाय, ये क्या, तुम रो रहे हो? प्लीज रोया मत करो, रोते हुए तुम बहुत बुरे लगते हो। उसकी मुस्कान में दर्द और ममता का अजीब मेल था। शिवाय उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी का समंदर उफान मार रहा था। शिवाय की आंखों में जलती हुई दुनिया की तस्वीरें तैर रही थी। उसका दिल बदले की आग में जल रहा था, लेकिन तभी वो आग ऐसे बुझ गई जैसे किसी ने धधकती लपटों पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उस लड़की ने शिवाय के गालों पर नरम हाथ रखा और धीमे से कहा, नहीं शिवाय, ये नफरत हमें बर्बाद कर देगी। इसका बदला बाकी डीमन से मत लेना, वो भी हमारी तरह है, बस अंदर से डरे हुए। शिवाय, मुझे यकीन है कि तुम एक ऐसी दुनिया बनाओगे जहां सिर्फ शांति हो। तुम मेरा सपना पूरा करोगे ना? बोलो शिवाय। शिवाय का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लड़की ने अपना लहूलुहान हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया और बोली, वादा करो शिवाय, बोलो कि तुम मेरा सपना पूरा करोगे। शिवाय ने अपने कांपते हुए हाथ से उसका हाथ थाम लिया। उसका गला रूंधा हुआ था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वो उसे कभी निराश नहीं करेगा। लड़की ने अपने गले से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। उसकी चमक उस पल भी अजीब सी राहत दे रही थी। उसने वो पेंडेंट शिवाय की हथेली पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, इसे संभाल कर रखना शिवाय, और हमेशा खुश रहना, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तभी मैं भी खुश रहूंगी। उसकी मुस्कान में दर्द और उम्मीद का अनोखा संगम था। शिवाय उसे देखता रह गया, लेकिन फिर अचानक उसकी आवाज शांत हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई। हीला! शिवाय ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी चीख दर्द, बेबसी और गुस्से से भरी हुई थी। तभी शिवाय एकदम से यादों की दुनिया से बाहर आता है और वो देखता है कि वो बिल्डिंग की छत पर आ गया था। वो एकदम किनारे पर खड़ा था। इतनी ऊंचाई पर बस एक तेज हवा का झोंका उसे नीचे गिरा सकता था। उसने नीचे झांककर देखा और फिर अपनी कलाई पर बंधे हुआ पेंडेंट की ओर नजर डाली। ये वही पेंडेंट था जो हीना ने उसे दिया था। उसने उसे निहारते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखा ही ना, तुम्हारे एक वादे की खातिर मैं हंसता हूं, दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूं, लेकिन सच कहूं तो इस दुनिया को बदलना नामुमकिन है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखों से एक अकेला आंसू गिरा और गालों पर बहते हुए नीचे गिर गया। उसने अपनी उंगली से उस आंसू को छुआ और उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा भावहीन हो चुका था। दुनिया के लिए शिवाय का मुखमंडल बस एक मुखौटा था। उसके भीतर छुपे गहरे दर्द को कोई समझ नहीं सकता था। मीटिंग रूम। दूसरी ओर मीटिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। आरना के फैसले ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, हम कल उस हेल डीमन को खत्म कर देंगे, यही सही फैसला है। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग चुप थे। मीटिंग रूम की गंभीरता में अचानक हलचल मच गई जब आरना ने शांत माहौल को तोड़ते हुए कहा, हेल डीमन से जुड़ी एक और बात है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूं। सभी की नजरें उसकी तरफ उठीं। एक अजीब सा तनाव कमरे में भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस मीटिंग का असली मकसद अब सामने आने वाला है। रणविजय ने चौंकते हुए आरना से पूछा, क्या किसी और हेल डीमन की खबर मिली है? आरना ने गंभीरता से सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही समझो, हालांकि मैं ये पूरी तरह से नहीं कह सकती कि वो हेल डीमन ही है। ये सुनकर उमंग ने भौएं चढ़ाते हुए पूछा, क्या मतलब आपका? आरना ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, मेरी एक टीम डीमन हंटिंग पर गई थी, लेकिन उनका सामना एक लेवल 2 डीमन के ग्रुप से हो गया। यह सुनकर कमरे में सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगी। अमर रायचंद, जो हमेशा गंभीर रहते थे, गहरी आवाज में बोले, कितने लोगों की जान गई? आरना ने स्थिर भाव से जवाब दिया, एक भी नहीं। आरना की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। आरना ने माही की तरफ इशारा करते हुए कहा,
माही, बताओ सबको वहां क्या हुआ था। माही ने गहरी सांस लेते हुए पूरी घटना सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उनकी टीम पर अचानक डीमन बटरफ्लाइज ने हमला कर दिया, उनकी जान पर बनाई थी, लेकिन तभी एक अनजान शख्स ने उनकी मदद की। उसने उनकी जान बचाई और उन बटरफ्लाइज को पल भर में खत्म कर दिया। अपनी कहानी खत्म करते हुए माही ने धीरे से कहा, उसने अपना नाम डेविल बताया। ये सुनते ही मीटिंग रूम में एक बार फिर खामोशी छा गई। हर किसी के दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, डेविल। आरना ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसकी ताकत और उस पर मिली जानकारी को देखकर लगता है कि वो कोई बेहद शक्तिशाली हेल्डीमन है। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अमर और उमंग इस इलाके की जांच करेंगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और मीटिंग खत्म कर दी। लेकिन हर किसी के मन में अब एक ही सवाल था, ये डेविल आखिर है कौन? कमरे से बाहर निकलते वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि जिसे भी ढूंढने की बात कर रहे हैं वो तो उनके बीच ही मौजूद है। दूसरी ओर ध्रुवांश। देर तक रनिंग और फाइटिंग प्रैक्टिस के बाद ध्रुवांश जिम में दाखिल हुआ। वहां उसने अपने वर्कआउट की हर सीमा को पार कर दिया। उसकी मेहनत किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद से किए एक वादे के लिए थी। कई घंटे की थकावट के बाद वो अपने रूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो रूम के पास पहुंचा, उसे अंदर से हंसी ठिठोले की आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखकर उसका चेहरा अनायास ही मुस्कुरा उठा। कार्तिक पूरे कमरे में फोन लेकर भाग रहा था, जबकि कौशल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कौशल ने चीखते हुए कहा। प्रज्ञा, जो हमेशा शांति के पक्षधर रहती थी, बीच में आकर चिल्लाई, कार्तिक, कौशल प्लीज बस करो, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। कौशल, जो अब तक सोफे के ऊपर चढ़ चुका था, गुस्से में बोला, पहले इस कार्तिक को बोलो कि मेरी फोटो डिलीट करे। कार्तिक हंसते हुए बोला, फोटो डिलीट कर दूंगा, लेकिन पहले पकड़ के तो दिखा, फोटो डिलीट करना इतना आसान नहीं मेरे भाई। प्रज्ञा, जो दोनों को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, झुंझलाकर बोली, बस करो तुम दोनों, कार्तिक फोटो डिलीट करो और कौशल उसे छोड़ दो, बच्चे हो क्या। इसी बीच ध्रुवांश कमरे के दरवाजे पर खड़ा ये नजारा देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया। प्रज्ञा उसे देखकर तुरंत उसकी ओर बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग ध्रुवांश। ध्रुवांश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, लेकिन तुम यहाँ, आज का सूरज किस दिशा से निकला है। प्रज्ञा ने हंसते हुए कहा, अरे सिल्वी ने कहा है कि वो आज हम सब के लिए नाश्ता बनाएंगी। ये सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे का रंग फटाफट उड़ गया। उसकी घबराहट छुपाई नहीं छुप रही थी। सिल्वी नाश्ता बना रही है? उसने हकलाते हुए पूछा। प्रज्ञा ने चहकते हुए सिर हिलाया, हाँ, और वो बहुत एक्साइटेड है, सबने मिलकर खाने की तारीफ करनी है। ध्रुवांश ने अपना थूक घटकते हुए अपने अंदर की घबराहट दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ओह, तो मैं तो बस, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। वो जल्दी से कमरे से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, सिल्वी की आवाज पीछे से आई, अरे ध्रुवांश, आप आ गए, चलिए आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया है, आइए बैठिए। ध्रुवांश, जो सबसे खतरनाक डीमन के सामने भी नहीं झुकता था, अब एक साधारण नाश्ते के नाम से कांपने लगा। मजबूरी में वो बाकी लोगों के पास जाकर बैठ गया। अपने मन में उसने खुद से कहा, आज तो बेटा ध्रुवांश, तेरा साक्षात अंत होने वाला है। सभी लोग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी सिल्वी खुशी खुशी ट्रे लेकर आई और बोली, इंतजार के लिए शुक्रिया दोस्तों, नाश्ता तैयार है। सिल्वी ने टेबल पर खाना लगाया। जैसे ही सबने नाश्ते पर नजर डाली, उनकी आंखों से खुशी गायब हो गई। हर डिश का रंग इतना अजीब था कि किसी ने उसे देखकर ही दुआ मांग ली। प्रज्ञा, जो आमतौर पर सकारात्मक रहती थी, ने झूठी हंसी के साथ कहा, सिल्वी, ये क्या है और इसका क्या करना है। सिल्वी ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, क्या मतलब, नाश्ते को खाया जाता है और क्या। कार्तिक ने तिरछी नजरों से सिल्वी को देखा और मजाकी अंदाज में बोला, सिल्वी, अगर मारना है तो सीधे गला दबा दो, ये स्लो टॉर्चर क्यों। सिल्वी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब। तभी कौशल ने कार्तिक के सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोला, चुप कर और चुपचाप खा, बेचारी ने इतनी मेहनत की है। सिल्वी कौशल की बात सुनकर मुस्कुरा उठी, मैं जूस लाना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही सिल्वी कमरे से बाहर गई, कार्तिक ने खाने की प्लेट को उठाकर फेंकने की कोशिश की। ये देखकर कौशल ने घूरते हुए कहा, उसने इतनी मेहनत से बनाया है, कम से कम उसकी इज्जत करो और खा लो। कौशल ने बहादुरी दिखाते हुए सैंडविच का एक टुकड़ा खाया। जैसे ही उसने पहला बाइट लिया, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जहर चखाया हो, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए किसी तरह वो निवाला गले से नीचे उतारा। ये देखकर कार्तिक ने हैरानी से कहा, प्यार में पागल होना सुना था, आज देख भी लिया। बाकी सभी ने कौशल की इस कोशिश पर मन ही मन दुआ की कि वो जिंदा बच जाए। दूसरी ओर ध्रुवांश ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, ध्रुवांश बेटा, आज तेरा अंत निश्चित है। बाकी सभी ने कौशल की इस कोशिश पर मन ही मन दुआ की कि वो जिंदा बच जाएं। दूसरी ओर ध्रुवांश ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, ध्रुवांश बेटा,
आज तेरा अंत निश्चित है। कार्तिक कांपते हाथों से सिल्वी के बनाए खाने का एक टुकड़ा उठाता है। उसका चेहरा डर और झिझक का अनोखा संगम बन चुका था। सैंडविच का पहला बाइट लेने की कोशिश करते ही उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे कोई कठिन परीक्षा से गुजर रहा हो। खाते हुए उसने प्रज्ञा की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को यह कहना कि मैं डीमन से लड़ते हुए मरा हूं। खाना खाकर मरना बहुत ही शर्मनाक होगा। प्रज्ञा उसे हैरानी से देख रही थी। कार्तिक की ड्रामेबाजी उसे मजेदार तो लग रही थी, लेकिन वो खुद भी इस खाने के करीब जाने से बच रही थी। दूसरी ओर ध्रुवांश चुपचाप वहां से निकलने का मौका तलाश रहा था। जैसे ही वो दरवाजे की ओर देखता है तो वो कबीर को अंदर आते हुए पाता है। कबीर कल से कमरे में नहीं था। उसे देखकर ध्रुवांश के चेहरे पर असली खुशी झलक उठी। वो तुरंत खड़ा होकर मुस्कुराया और बोला, कबीर तुम आ गए। तुम्हारे आने पर इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। कबीर ध्रुवांश के इस गर्मजोशी भरे स्वागत पर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने सोच लिया कि शायद ध्रुवांश कल के हादसे के बाद उसकी चिंता कर रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ध्रुवांश भाई मैं तो ठीक हूं, लेकिन आप इतने खुश क्यों हो? ध्रुवांश ने उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुमको भूख लगी होगी, आओ बैठो और नाश्ता करो। कबीर थोड़ा संकोच करते हुए बैठ गया। इस बीच सिल्वी ट्रे में जूस लेकर अंदर आई। उसने देखा कि ध्रुवांश खड़ा था और नाश्ते से दूर जा रहा था। ध्रुवांश आप नहीं खा रहे? उसने सवाल किया। ध्रुवांश ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं अभी जिम से आया हूं, इसलिए भूख नहीं है। कबीर भूखा था तो मैंने सोचा पहले उसे खाने दो, मैं बाद में खा लूंगा। ये सुनते ही वहां बैठे बाकी लोग ध्रुवांश को घूरने लगे। उनकी नजरों में साफ लिखा था, ये कितना बड़ा बहाना है। वे ध्रुवांश को फंसाने के लिए कुछ बोलने ही वाले थे कि उनकी नजर कबीर पर गई, जो मजे से नाश्ता कर रहा था। कार्तिक ने कौशल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या लगता है ये लड़का जिंदा बचेगा? कौशल ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, देखो खा तो रहा है, हो सकता है ये स्पेशल पावर वाला हो। कबीर ने एक एक कर अपनी प्लेट का खाना खत्म कर दिया। इसके बाद उसने प्रज्ञा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम खा रही हो या मैं खा लूं? प्रज्ञा, जो पहले से ही इस खाने से बचने का बहाना ढूंढ रही थी, खुश होकर बोली, नहीं नहीं तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर हैरानी थी। ध्रुवांश, जो कबीर को खाता देख रहा था, धीमे से बुदबुदाया, ये इंसान है या डीमन? ऐसा खाना भी इसे 5 स्टार होटल का डिश लग रहा है। कबीर ने खाना खत्म कर जूस का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए सिल्वी से कहा, भाभी वाह क्या खाना बनाया है आपने, खाकर मुझे मेरी माँ के हाथ का खाना याद आ गया। सिल्वी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ऑनलाइन सीखकर बनाया है, डॉक्टर फूड चैनल से। ये सुन कबीर ने हैरानी से कहा, तभी तो मुझे स्वाद जाना पहचाना लग रहा था, मेरी माँ भी वही चैनल देखकर बनाती हैं। सही नाम रखा है उसने अपने चैनल का, डॉक्टर फूड, जो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा दे। सिल्वी और कबीर की ये बातचीत सुनकर सभी दंग रह गए। कौशल के मन में शक का एक तूफान उठ चुका था। उसने सोचा, कबीर ने सिल्वी को भाभी क्यों कहा? क्या ध्रुवांश और सिल्वी के बीच कुछ चल रहा है? सिल्वी इतनी केयर करती है? शायद हाँ। कार्तिक ने कौशल की उलझन भांप ली और हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, प्यार में डूबे लोगों को देखकर मजा आता है। इसके बाद सभी तैयार होकर क्लास के लिए निकल गए। क्लास में आज ज्यादातर वक्त आपस में परिचय देने और माहौल समझने में ही निकल गया। दिन के आखिर में उनकी क्लास टीचर ने उन्हें एक पार्टी का इन्विटेशन दिया। आज रात एक खास पार्टी है, सभी हंटर्स वहां होंगे, इसे मिस मत करना, उन्होंने कहा। सभी के चेहरे पर उत्साह था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और पार्टी का वक्त भी आ चुका था। ध्रुवांश ने अपने और कबीर के लिए खास तौर पर 3 पीस सूट मंगवाए थे। ध्रुवांश का ब्लैक सूट उसकी पर्सनालिटी को और निखार रहा था, जबकि कबीर ने ग्रे कलर का सूट पहना था, जो उसकी स्मार्टनेस को और बढ़ा रहा था। वहीं कार्तिक और कौशल भी तैयार होकर अपने अपने अंदाज में पार्टी मूड में नजर आ रहे थे। कौशल ने एक स्टाइलिश पार्टीवेयर कुर्ता पायजामा चुना था, जो उसे देसी लेकिन ट्रेंडी लुक दे रहा था, जबकि कार्तिक ने भी एक 3 पीस सूट पहना, लेकिन उसके अंदाज में हमेशा की तरह थोड़ा कूल और कैजुअल टच था। सभी लड़के पूरी तरह तैयार होकर सिल्वी और प्रज्ञा के रूम के बाहर खड़े थे। कार्तिक ने दरवाजा खटखटाते हुए मजाकिया लहजे में कहा, हे गर्ल्स जल्दी करो, पार्टी का टाइम हो गया है, वरना हम खुद को गेस्ट लिस्ट से काट देंगे। अंदर से प्रज्ञा की आवाज आई, आप लोग पहले चलो, हम सीधा वहीं मिलेंगे, लड़कियां तैयार हो रही हैं और इसमें टाइम तो लगेगा ही। ये सुनते ही सभी लड़के थोड़ा झुंझलाते हुए वहां से निकल पड़े। हमेशा लड़कियों को तैयार होने में इतनी देर क्यों लगती है? कौशल ने हंसते हुए कहा। पार्टी की लोकेशन उनके डॉर्मेट्री के पास ही थी, इसलिए वो कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए। पार्टी का माहौल देखकर सभी हैरान रह गए। ये कोई साधारण पार्टी नहीं थी, बल्कि हंटर्स की दुनिया की एक भव्य और एलीट गेट टुगेदर थी। हर कोना चमक दमक से भरा हुआ था। लोग बड़े बड़े खानदानों से आए थे और उनका स्टाइल और रुतबा साफ झलक रहा था। टेबल पर महंगी से महंगी शराब और दुनिया के बेस्ट कुजीन का इंतजाम किया गया था। बैकग्राउंड में लाइव म्यूजिक चल रहा था, जिसमें एक बेहतरीन बैंड अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। ध्रुवांश ने पार्टी को एक नज़र घुमाकर देखा और धीमे से कबीर से कहा, यह पार्टी से ज्यादा किसी हाई प्रोफाइल डील की जैसा लग रहा है।
कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही कह रहे हो भाई, यहाँ पर ज्यादातर लोग बड़े खानदानों से आते हैं। इस बीच कार्तिक ने बफे पर नजर मारते हुए कहा, खाने का इंतजाम तो शानदार है, मुझे तो बस यही देखना था। कौशल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें खाना दिख रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि हर कोई यहाँ एक दूसरे को स्कैन कर रहा है, जैसे कौन कितना खतरनाक है। सभी लड़के अपनी अपनी जगह संभाल ही रहे थे कि तभी पार्टी में हलचल मच गई। दरवाजे से सिल्वी और प्रज्ञा की एंट्री हुई। दोनों लड़कियां एकदम ग्रेसफुल और स्टाइलिश लग रही थीं। प्रज्ञा ने डार्क ब्लू गाउन पहना था जो उसकी एलिगेंस को और बढ़ा रहा था। वहीं सिल्वी ने रेड साड़ी पहनी थी जिसमें वो किसी डीवा से कम नहीं लग रही थी। कार्तिक ने चुटकी लेते हुए कहा, लो भैया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा इंतजार अब खत्म हुआ। सभी उनकी ओर देखने लगे। जैसे ही ध्रुवांश की नजरें सिल्वी पर पड़ी, वो उसमें ही खो गया। सिल्वी का ये लोग उसे कुछ अलग महसूस करा रहा था। ध्रुवांश ही नहीं, कौशल और बाकी सभी भी बिना पलके झपकाए सिल्वी को देख रहे हैं। वहीं सिल्वी उसकी ओर चलती हुई चली आ रही थी। सिल्वी और प्रज्ञा सभी के पास आते ही मुस्कुराई। प्रज्ञा ने हंसते हुए कहा, तो क्या मिस किया हमने? कार्तिक ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी एंट्री जबरदस्त थी, वैसे देर से आकर सारी लाइमलाइट ले ली। सिल्वी ने एक नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि हमने जानबूझकर ऐसा किया? कौशल ने बीच में हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आपने सही किया, अब पार्टी में असली रंग आएगा। तभी एक भारी आवाज पार्टी के हॉल में गूंजी, लेट्स बिगिन द पार्टी। सभी की नजरें उस आवाज की दिशा में गई। हॉल के सेंटर में एक बड़ी सी स्टेज थी। पार्टी का माहौल धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा था। हर कोई अपनी अपनी जगह खड़ा होकर सिल्वी को मुड़ मुड़ कर देख रहा था। उनमें से एक लड़का अपने दोस्त को कोहनी मारते हुए धीरे से बोला, यार देख, वो लड़की कौन है? कमाल की खूबसूरत लग रही है। दूसरा लड़का उसकी तरफ देखते हुए फुसफुसाया, कोई रॉयल फैमिली से ही होगी, ऐसा लुक तो आम लड़कियों का नहीं होता। तभी पीछे से एक लड़की ने उनकी बातों में टोकते हुए कहा, रॉयल फैमिली का तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है ये वही लड़की है जिसकी स्पिरिचुअल पावर के चर्चे पूरे एकेडमी में हो रहे हैं। ये सुनते ही उन लड़कों के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों साफ झलकने लगे। उनमें से एक लड़का अजीब सा महसूस करते हुए बोला, तुम उस दिन वाली घटना की बात कर रही हो जब एक बिल्डिंग में छेद हो गया था? लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, और अगर मेरी मानो तो उससे दूर ही रहो। जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक हो सकती है। यह सुनकर वो लड़का थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, ये सब अफवाहें हैं, वो लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो तो सही, उसकी मासूमियत से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। वो जानता था कि अगर सिल्वी वही लड़की हुई तो उसकी ताकत के सामने टिकना नामुमकिन होगा। पीछे खड़ी लड़की ने कंधे उचकाते हुए मजाकिया लहजे में कहा, ठीक है, अगर मरने का शौक है तो खुशी से आगे बढ़ो, लेकिन उससे पहले उसके साथ खड़ी लड़की को भी देख लो। लड़के ने अनमने ढंग से सिल्वी के बगल में खड़ी प्रज्ञा की तरफ नजर डाली। प्रज्ञा अपने दोस्तों के साथ मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे आसपास हो रही बातों की कोई परवाह ही ना हो। उसे देखते ही लड़के के होश उड़ गए। वो अपनी जगह पर जम सा गया। उसने धीरे से कहा, ओह, ये तो प्रज्ञा है। प्रज्ञा की ताकत के किस्से पूरे द्रोणा में मशहूर थे। सिल्वी के आने से पहले वो अकेली ऐसी लड़की थी जिसकी स्पिरिचुअल पावर वहां के किसी भी टीचर या एम्परर से ज्यादा मानी जाती थी। लेकिन अब सिल्वी के साथ उसे देख वो समझ गया कि ये जोड़ी किसी के लिए भी खतरे की घंटी थी। सिल्वी वही है या नहीं, लेकिन इन दोनों से दूरी बनाना ही बेहतर है, उसने खुद से कहा। असल में वो लड़का भी काफी ताकतवर था। वो कौशल से मुकाबला कर सकता था, लेकिन प्रज्ञा से? उसकी ताकत के सामने टिक पाना उसके बस की बात नहीं थी। और यहां तो बात लाइफ एंड डेथ की नहीं थी, इसीलिए प्रज्ञा का पलड़ा भारी था। तभी हॉल में गूंजती हुई एक भारी आवाज ने सबका ध्यान खींचा, लेट्स बिगिन द पार्टी। सभी की नजरें उस आवाज की ओर घूम गई। हॉल के सेंटर में एक बड़ी और भव्य स्टेज थी, जहां हंटर्स की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। पार्टी हॉल का माहौल अचानक से बदल गया। भारी आवाज के बाद सभी का ध्यान स्टेज की तरफ खिंच गया, जहां एक लड़का बेहद महंगे सूट में खड़ा हुआ था। उसकी कदकाठी और चेहरे का तेज हर किसी को आकर्षित कर रहा था। उसके चारों तरफ कुछ लड़कियां और लड़के खड़े थे, लेकिन असली स्टारडम उस लड़के के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। वहां खड़ी लड़कियां उसे देखते ही चहक उठीं। अरे, वो मेरे प्रिंस दानिश ओबेरॉय हैं, एक लड़की ने चीखते हुए कहा। दूसरी लड़की ने झट से पलटकर जवाब दिया, चुप कर चुड़ैल, वो मेरे प्रिंस है। और ऐसे ही वहां लड़कियों के बीच बहस शुरू हो गई। दूसरी ओर लड़कों का रिएक्शन अलग था। वे दानिश को देखकर सराहना और इज्जत से सिर हिला रहे थे।
ये साफ था कि दानिश सिर्फ खूबसूरती या स्टाइल से नहीं बल्कि अपनी पोजीशन और ताकत से भी सबसे ऊपर था। हॉल के एक कोने में ड्रिंक काउंटर पर कार्तिक, कौशल, कबीर और ध्रुवांश बैठे हुए थे। ध्रुवांश के पास सिल्वी और कार्तिक के पास प्रज्ञा बैठी हुई थी। सभी के हाथ में वाइन के ग्लास थे। माहौल हल्का था जब तक कि ध्रुवांश ने स्टेज की तरफ देखते हुए अपने ग्लास को घुमाया, एक घूंट लिया और बेपरवाह लहजे में कहा, ये नमूना कौन है? ये सुनते ही कार्तिक, कौशल और प्रज्ञा एक पल के लिए सन्न रह गए। कार्तिक तुरंत ध्रुवांश को शांत करते हुए फुसफुसाया, भाई धीरे बोल, वो कोई रह चलते लड़के जैसा नहीं है वो। लेकिन इससे पहले कि कार्तिक उसका नाम ले पाता, कबीर ने कड़वी मुस्कान के साथ बीच में टोक दिया, दानिश ओबेरॉय, पहली रॉयल फैमिली का इकलौता वारिस। कबीर की ये बात सुनकर कौशल और कार्तिक दोनों हैरान रह गए, लेकिन जिस चीज ने उन्हें और ज्यादा चौंकाया वो थी कबीर की आवाज में निडरता। उसने ये सब इतनी बेपरवाही से कहा था जैसे उसे किसी की परवाह न हो। कौशल गुस्से से फट पड़ा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो प्रिंस है और उसका नाम ऐसे कैजुअली नहीं लिया जा सकता। और सिर्फ प्रिंस ही नहीं, वो पूरे द्रोणा का टॉप हंटर है। मैं शायद ही उसके 3 हमलों का सामना कर पाऊं। लेकिन कबीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखें दानिश पर टिकी रहीं, जो अब स्टेज से नीचे उतर रहा था। उसकी चाल में एक अलग ही रॉयल अदा थी। हर कोई खुद ब खुद उसके रास्ते से हटता जा रहा था। क्या लगता है दानिश ओबेरॉय इसका क्या करेगा? इसमें पूछना क्या है? इसकी हड्डियां तोड़कर इसे कल्ली द्रोणा से बाहर फेंक देगा। ऐसी बातें वहां के लोगों के बीच चलने लगीं। हर कोई मान रहा था कि ये मुठभेड़ कबीर के लिए अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन कबीर के चेहरे पर अब भी वही सख्त भाव थे। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें तैर रही थी। कबीर और दानिश बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में खेलते, पढ़ते और हर वक्त साथ रहते। उस वक्त कबीर की ताकत और काबिलियत दानिश के बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, सब कुछ बदल गया। दानिश लगातार और ताकतवर होता चला गया, जबकि कबीर कमजोर पड़ता चला गया। धीरे धीरे लोग कबीर को दानिश के बराबर मानने से कतराने लगे। दानिश का ध्यान भी कबीर से हटने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब दानिश ने कबीर के सामने ही उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों का समूह कबीर को कमजोर, बेकार और अयोग्य कहकर चिढ़ाने लगा। वही कबीर जो कभी दानिश का सबसे अच्छा दोस्त था, अब उसके मजाक का हिस्सा बन चुका था। इन सब ने कबीर के दिल में गुस्सा और नफरत भर दी। वो दानिश से तब से दिल से नफरत करने लगा था। दानिश अब धीरे धीरे कबीर के करीब आ रहा था। उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा था और हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या होने वाला है। दानिश अपने शाही अंदाज में चलते हुए कबीर के सामने आकर खड़ा हो गया। माहौल में गूंजता सन्नाटा और दानिश की तेज नजरें एक अलग ही तनाव पैदा कर रही थीं। कार्तिक, कौशल और प्रज्ञा घबराहट में कबीर के पास आ गए। कौशल ने हिम्मत जुटाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और झुकते हुए कहा, प्रिंस दानिश, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। लेकिन ध्रुवांश अब भी बेफिक्र था। उसकी नजरें वाइन ग्लास में झूल रही थी, जैसे यह सब ड्रामा बस एक मनोरंजन हो। उसे मालूम था कि कबीर भी एक रॉयल फैमिली से है और दानिश चाहकर भी उससे कुछ नहीं कर सकता। कौशल की बात सुनकर दानिश ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और अपनी रौबदार आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी औकात है कि हमारे बीच बोलने की जुर्रत करो। इससे पहले कि कौशल कुछ कह पाता, कबीर ने गुस्से में अपना ग्लास टेबल पर रखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो सख्त आवाज में बोला, अपनी जबान संभालो दानिश। कबीर ने कौशल के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे साइड किया और कहा, आप पीछे हट जाइए कौशल भाई। कौशल और बाकी सब हैरानी में थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कबीर इतनी हिम्मत दिखा रहा है या किसी और वजह से इतना निडर है। दानिश, जो अब तक शांत था, अचानक से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने हंसते हुए कबीर को देखा और कहा, अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम तो गुस्सा कर गए। मैं तो तुम्हें देखकर मिलने चला आया। आखिर तुम भी द्रोणा आ ही गए। वैसे सच कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। कबीर ने उसे घूरते हुए ठंडे लहजे में जवाब दिया, एक्टिंग करना बंद करो दानिश। दानिश और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी अब पूरे हॉल में गूंज रही थी। लोग चुपचाप इस टकराव को देख रहे थे। कुछ पल बाद दानिश ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, कबीर, हम दोनों रॉयल फैमिली से हैं। हमें एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में ले सकता हूं। मेरी टीम टॉप पर है और तुम 801 में हो, जो कि 10वें नंबर पर है। सोच लो, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। कबीर ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, यहां से निकल जाओ।
दानिश के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में अपमान का गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने खुद पर काबू रखा, शायद वहां मौजूद लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए। उसने बिना कुछ और कहे वहां से मुड़ने की तैयारी की, लेकिन तभी उसकी नजर सिल्वी पर पड़ी। वो उसे देखकर रुक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, वाह, अगर एंजल्स सच में होती तो वो यकीनन ऐसी ही दिखती। दानिश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कबीर के बगल से होते हुए सिल्वी के पास पहुंचा। उसने शाही अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? इसकी इस पेशकश ने पूरे हॉल में सन्नाटा खींच लिया। लड़कियों के चेहरों पर जलन और गुस्से का मिला जुला भाव था। वे मन ही मन सोच रही थीं कि सिल्वी कितनी लकी है। लेकिन तभी सिल्वी की सख्त आवाज सबके कानों में गूंजी, सॉरी, आई ऑलरेडी हैव अ पार्टनर। दानिश के चेहरे का रंग पल भर के लिए फीका पड़ गया। पहले कबीर और अब सिल्वी, दोनों ने उसकी बेइज्जती कर दी थी, लेकिन वो फिर भी अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है यहां मुझसे ज्यादा पावरफुल, अमीर और हैंडसम कोई है? उसके पास खड़ी एक लड़की ने सिल्वी की ओर देखते हुए कहा, पागल लड़की, शायद तुम जानती नहीं कि ये कौन है। ये सबसे पावरफुल रॉयल फैमिली के प्रिंस हैं। इनके लिए लड़कियां सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि अपने पति तक छोड़ देती हैं। दानिश को लगा अब सिल्वी उसे मना नहीं कर पाएगी। उसके चेहरे पर एक बार फिर विजयी मुस्कान आ गई, लेकिन सिल्वी ने उसकी सोच पर पानी फेरते हुए ठंडे स्वर में कहा, दफा हो जाओ, तुम जैसे बेवकूफों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सुनते ही पूरे हॉल में खामोशी छा गई। हर कोई दानिश और सिल्वी को देख रहा था। लड़कियों के चेहरे जलन से तमतमा उठे। वहीं दानिश के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अपमान और गुस्से की लहर थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। दानिश चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके अंदर तूफान उमड़ रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने दानिश ओबेरॉय को इस तरह ठुकराया था। दफा हो जाओ, तुम जैसे बेवकूफों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सुनते ही पूरे हॉल में खामोशी छा गई। हर कोई दानिश और सिल्वी को देख रहा था। लड़कियों के चेहरे जलन से तमतमा उठे। वहीं दानिश के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अपमान और गुस्से की लहर थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। दानिश चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके अंदर तूफान उमड़ रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने दानिश ओबेरॉय को इस तरह ठुकराया था। दानिश के पीछे खड़े कुछ लड़के जो उसकी शान में गुंडों की तरह तैयार खड़े थे, गुस्से में आगे बढ़ने लगे। उनकी आंखों में हमला करने की आग थी, लेकिन दानिश ने अपनी एक हथेली हवा में उठाकर सबको रोक दिया। रुको, उसकी आवाज में गूंजता हुआ ठहराव था। दानिश की आंखें अब सिल्वी के बगल में वाइन का ग्लास घुमा रहे ध्रुवांश पर टिकी थीं। उसकी गहरी नजरें ध्रुवांश को नाप रही थीं। कुछ पलों तक उसने बिना कुछ कहे उसे घूरा, फिर गुस्से से होंठ भींचते हुए उसने सिल्वी की ओर देखा और कहा, ठीक है, देखते हैं तुम्हारे इस पार्टनर और मुझ में कौन बेहतर है। हम एक मुकाबला करेंगे और जो जीतेगा वही तुम्हारे साथ डांस करेगा। ये सुनते ही माहौल ठंडा होते हुए भी भारी हो गया। कबीर, जो अब तक चुप था, अचानक बेचैन हो उठा। उसे पता था कि दानिश की पावर पहले ही 1000 के करीब पहुंच चुकी है। ये कोई साधारण बात नहीं थी। हंटर्स की पावर सामान्य तौर पर इससे ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन ध्रुवांश की पावर, कबीर को लग रहा था कि वो शायद 500 के आसपास होगी। उसे ध्रुवांश की सच्ची ताकत का अंदाजा नहीं था। कबीर घबराहट में दानिश को रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला ही था कि सिल्वी की सख्त आवाज गूंजी, हमें तुमसे कोई मुकाबला नहीं करना। सिल्वी की बात सुनकर दानिश खिलखिलाकर हंसने लगा। उसकी हंसी में अपमान और खुद को जीतने की ठहरी हुई चालाकी थी। वो जानता था कि ध्रुवांश मुकाबले के लिए मना कर देगा। वो यही चाहता था। उसने हंसते हुए कहा, क्या डरपोक पार्टनर है तुम्हारा? क्या उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि खुद कुछ बोल सके? दानिश के शब्दों में तंज और जहर था। उसकी हंसी हर किसी के लिए एक तमाशा बन रही थी, लेकिन तभी ध्रुवांश ने चुपचाप अपना ग्लास उठाया। उसे एक ही घूंट में खाली किया और फिर ग्लास को टेबल पर इतनी जोर से रखा कि पूरा काउंटर थर्रा गया। वो बिना हिचकिचाए दानिश की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। सिल्वी, जो पहले से ही दानिश की ताकत को महसूस कर रही थी, घबराहट में ध्रुवांश के पास आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख पार्टी में मौजूद लड़कों के चेहरों पर जलन की लकीरें उभर आईं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा 2 लोग गुस्से से सुलग रहे थे। एक दानिश और दूसरा कौशल, जो चुपचाप अपने भीतर उभल रहा था। ध्रुवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिल्वी सही कह रही है, हम लड़ाई नहीं कर सकते। ये सुनकर दानिश और उसके साथियों के चेहरे पर जीत की हल्की मुस्कान दौड़ गई, लेकिन ये मुस्कान कुछ सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाई। ध्रुवांश ने वही मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्टी है, यहाँ ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। लेकिन उसने एक पल के लिए ठहराव लिया और फिर आगे कहा, मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा तरीका जिससे तुम्हारी मुकाबला करने की चाहत भी पूरी हो जाएगी। दानिश ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, जब लड़ाई ही नहीं होगी तो मुकाबला कैसे होगा? ध्रुवांश ने एक नटखट मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिड़िया उड़ का नाम सुना है? दानिश और बाकी वहां मौजूद लोग हैरानी में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुवांश क्या करना चाहता है। सिल्वी की आंखों में हल्की मुस्कान चमकी। उसे एहसास हो गया था कि ध्रुवांश क्या खेल खेलना चाहता है। दानिश ने सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? ध्रुवांश ने जवाब दिया, हम वही खेलने वाले हैं, एग्जैक्टली वही नहीं, बस चिड़िया उड़ में गलत चीज पर उंगली उठाने के बाद मिलने वाली पनिशमेंट वाला खेल खेलेंगे। ये सुन दानिश हैरानी से ध्रुवांश को देखता है। तभी ध्रुवांश आगे कहता
कहता है इसमें हम दोनों के पास 5 मौके होंगे, 5 बार मिस करने के बाद दूसरे की टर्न आ जाएगी, लास्ट में जिसने सबसे ज्यादा बार एक दूसरे को हिट किया वही विनर होगा। दानिश का चेहरा आत्मविश्वास और अहंकार से दमक रहा था। उसे लगा ये खेल उसके मुट्ठी में है। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना हारने के बाद क्या होगा? ध्रुवांश बस हल्की सी मुस्कुराए। उसकी शांत आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने हाथ जोड़े और दानिश की ओर बढ़ते हुए कहा, पहला मौका तुम्हारा, मारो। दानिश हंसा। उसकी हंसी में जीत का विश्वास झलक रहा था। तुम बहुत जल्द पछताओगे। दानिश ने बिजली की तेजी से ध्रुवांश के हाथ पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ ध्रुवांश के हाथ को छूने वाला था, ध्रुवांश का हाथ गायब हो गया। इतनी तेजी से हटाया था उसने कि सबको लगा जैसे उसका हाथ पलक झपकती हवा में गायब हो गया हो। दानिश जहब गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए दूसरी कोशिश की। एक और जोरदार थप्पड़, लेकिन इस बार भी वही हुआ। ध्रुवांश ने फिर से बचाव कर लिया। उसने गुस्से से 2 और हमले किए, लेकिन वो नाकामयाब रहा। अब दानिश के चेहरे पर मुस्कान की जगह गुस्से की लकीरें उभर आई। उसकी मुट्ठियां कस गईं, आंखों में एक अलग ही जिद थी। चलो ये सब तो मजाक था, अब असली खेल दिखाता हूँ। दानिश ने अपनी हथेली में स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा की। उसकी ऊर्जा से चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई। लोगों की धड़कनें तेज हो गई। किसी को यकीन नहीं था कि ध्रुवांश इस बार भी बच पाएगा। कबीर का चेहरा चिंता से भर गया, लेकिन ध्रुवांश वहीं खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। दानिश ने पूरी ताकत से हमला किया। हवा तक कांप उठी, लेकिन ध्रुवांश ने फिर से बचाव कर लिया, इतनी आसानी से जैसे ये सभी खेल हो। दानिश अंदर से खौल रहा था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन सबके सामने वो मुस्कुराए जा रहा था। वहीं लोगों में खुसुर फुसुर चल रही थी। अरे ये क्या हुआ? क्या सच में वो लड़का प्रिंस के हमले से बच गया? दूसरे लड़के ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुमको सच में ऐसा लगता है? असल में उन्होंने उस पर जानबूझ के हमला नहीं किया, क्योंकि अगर वो कुछ करते तो उसको नुकसान पहुंच जाता और रॉयल फैमिली की बदनामी हो जाती। पहले वाले लड़के ने हैरानी से कहा, क्या सच में ऐसा है? वहीं खली एक लड़की उनकी बात सुनते हुए कहती है, मुझे भी यही लगा था। वहीं तो कहूँ, ऐसा ऐरा गहरा लड़का हमारे प्रिंस के सामने कैसे टिक पा रहा है? दानिश भी शो ऑफ करते हुए अपना हाथ जोड़कर आगे बढ़ा देता है। वो मन में सोचते हुए कहता है, बस मुझे इसे हमला नहीं करने देना, जिससे मुकाबला बराबरी का होगा और फिर मैं इसे लड़ाई में चैलेंज करके हरा दूंगा। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी चट, एक जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। दानिश की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या था? वो झटका खा गया था। ध्रुवांश ने इतनी तेजी से हमला किया कि दानिश उसे देख तो सका, लेकिन बच नहीं पाया। उसका हाथ सुर्ख लाल हो गया था। अब उसकी मुस्कान फीकी पड़ चुकी थी। ध्रुवांश ने क्या कर दिया? भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। वहीं दानिश, जो अब तक शांति का नाटक कर रहा था, अंदर ही अंदर फटने को तैयार था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए हाथ आगे बढ़ा देता है। कबीर, जो अब तक परेशान था, ध्रुवांश की इस चाल पर मुस्कुरा उठा। मैं कैसे भूल गया, ये तो ध्रुवांश भाई हैं। ये हमेशा वही करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। कार्तिक की आंखें चौड़ी थी। उसने मन में कहा, मैं जानता था ध्रुवांश कुछ तो छुपा रहा है। उस दिन टेस्ट में भी उसने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। प्रज्ञा हैरानी से ध्रुवांश को देख रही थी, लेकिन कौशल, उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ जलन और नफरत की लकीरें गहरी हो रही थीं। ध्रुवांश ने क्या कर दिया? भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। वहीं दानिश, जो अभी तक शांति का नाटक कर रहा था, अंदर ही अंदर फटने को तैयार था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए हाथ आगे बढ़ा देता है। कबीर, जो अब तक परेशान था, ध्रुवांश की इस चाल पर मुस्कुरा उठा। मैं कैसे भूल गया, ये तो ध्रुवांश भाई हैं। ये हमेशा वही करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। कार्तिक की आंखें चौड़ी थीं। उसने मन में कहा, मैं जानता था ध्रुवांश कुछ तो छुपा रहा है। उस दिन टेस्ट में भी उसने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। प्रज्ञा हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन कौशल, उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ जलन और नफरत की लकीरें गहरी हो रही थीं। दानिश ने गुस्से में दांत पीसे और ध्रुवांश को घूरते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी मुस्कान इतनी नकली थी कि हर कोई समझ सकता था कि उसके भीतर सब उबल रहा है। उसने मुश्किल से कहा, अब मैं तैयार हूं, आ जाओ। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि एक और चटाक की आवाज गूंजी। ध्रुवांश ने बिना रुके फिर से थप्पड़ जड़ दिया था। अब दानिश का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो चुका था। इस बार दानिश कुछ नहीं बोला। वो जान चुका था कि अगर उसने ध्यान हटाया तो ध्रुवांश फिर हमला करेगा। उसने अपनी आंखें ध्रुवांश पर गड़ा दी और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। तभी ध्रुवांश ने अपने लेफ्ट हैंड को हल्का सा हिलाया। दानिश चौकन्ना हो गया, लेकिन अगले ही पल राइट साइड से एक और चटाक। दानिश दर्द में हाथ झटकता हुआ तिलमिला उठा। उसकी आंखें गुस्से में जल रही थीं। अब तो नहीं बचूंगा, उसने गुस्से में सोचा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, एक और थप्पड़। इस बार ध्रुवांश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे थप्पड़ मारा था। अब दानिश का गुस्सा धीरे धीरे डर और बेबसी में बदलने लगा। थप्पड़ों की झड़ी ने उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी थी। उसके हाथ अब लाल टमाटर की तरह सूज चुके थे। दर्द की वजह से उसकी आंखों में पानी भर आया और उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। तभी कबीर धीरे धीरे ध्रुवांश के पास आया। भाई बस करो, जाने दो उसे। थोड़ा घमंडी है पर बुरा इंसान नहीं है, कबीर ने हाथ जोड़कर कहा। ध्रुवांश ने एक नजर कबीर की तरफ डाली, फिर 5 की गिनती पूरी करते हुए अपने घुटनों पर हाथ टच किया और बोला, गेम ओवर। दानिश ने गुस्से में मुट्ठी कसने की कोशिश की, लेकिन थप्पड़ों की वजह से उसका हाथ बंद भी नहीं हो रहा था। दर्द से चीखते हुए वो बोला, देख लूंगा तुम दोनों को। ये कहते हुए वो पार्टी से चला गया।
जैसे ही दानिश बाहर निकला, सिल्वी खुशी से चिल्लाई, या ध्रुवांश जीत गए। फिर खुशी से उछलते हुए उसने ध्रुवांश के गाल पर किस कर दिया। सारा हॉल चौंक गया। लड़कों का चेहरा जलन और गुस्से से लाल हो गया। हर किसी की नजर अब ध्रुवांश पर थी। वहीं कौशल ने ये सब देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने काउंटर से एक वाइन का ग्लास उठाया और एक झटके में पी गया। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिख रही थी। दानिश पार्टी छोड़ चुका था, लेकिन पार्टी अभी जोरों पर थी। तभी माइक से आवाज आई, तो गाइज, अब वक्त है आज के स्पेशल गेम का, जिसका नाम है लव गेम। सभी उत्सुक हो गए। माइक पर लड़का उत्साह से कह रहा था, इस गेम में कपल्स का लव टेस्ट होगा। जो पास हुआ वो बच गया, जो फेल हुआ उसके लिए ऊपर वाला ही मालिक है। क्यों? क्योंकि आज यहां बहुत सारे ब्रेकअप होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें ये धमाकेदार गेम। सिल्वी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे खेल के रूल्स ज्यादा समझ नहीं आए, लेकिन लव गेम सुनकर वो बेहद एक्साइटेड हो गई। उसने तुरंत ध्रुवांश का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, ध्रुवांश, मुझे भी खेलना है। ध्रुवांश ने शांत स्वर में कहा, ये कपल गेम है और हम कपल नहीं हैं। ये सुनते ही कौशल का बुझा चेहरा 100 वॉट के बल्ब की तरह चमकने लगा। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, क्या वो कपल नहीं है? मतलब सिल्वी मेरी हो सकती है। वो ये सोचकर अपनी मुस्कान दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें अब ध्रुवांश और सिल्वी पर टिकी थीं, मानो अगला दांव उसका हो। पार्टी में माहौल अब और दिलचस्प हो गया था। हर कोई जानना चाहता था क्या होगा लव गेम में, और क्या सिल्वी ध्रुवांश की दोस्ती कुछ और रंग लेगी। सिल्वी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने ध्रुवांश का हाथ पकड़कर लगभग उसे मजबूर कर दिया, थोड़ी देर के लिए ही कपल बन जाओ, प्लीज प्लीज। सिल्वी के मासूम लेकिन जिद्दी चेहरे को देखकर वो मना नहीं कर सका। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर हम हार गए तो मुझसे शिकायत मत करना। सिल्वी बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ी। ठीक है, बस अब चलो, कहते हुए वो ध्रुवांश को खींचकर स्टेज पर ले गई। स्टेज पर सबकी नजरें सिल्वी पर ही थीं। वहीं कौशल दूर खड़ा बुदबुदाया, ये ध्रुवांश कितना घमंडी है, सिल्वी को कभी खुश नहीं रख सकता, वो इसके लायक ही नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन कार्तिक ने सुन ली। कौशल के चेहरे पर बढ़ती नफरत और सिल्वी के लिए दीवानगी को देखकर कार्तिक परेशान हो गया। स्टेज पर होस्ट ने माइक पर अनाउंस किया, तो दोस्तों, आज का गेम 2 राउंड्स में होगा। पहला है ढूंढ कर दिखाओ और दूसरा डू और डाई। पहले राउंड के रूल समझाते हुए उसने कहा, पहले सभी लड़कियां लाइन से खड़ी हो जाएंगी, फिर लड़कों की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। आपको अपनी पार्टनर को पहचानना है। आसान लग रहा है ना? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा रुकते हुए वो आगे कहता है, और हाँ, ये गेम जोखिमों के अधीन है। कृपया सावधानी से खेलें, जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। ध्रुवांश ने होस्ट का मजाक उड़ाते हुए धीरे से कहा, यह तो बचकाना खेल है, आम इंसानों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हंटर्स के लिए नहीं। सिल्वी ने उसकी बात सुनते ही चुटकी ली। आपको क्या लगता है, इन मामूली हंटर्स के पास 6 सेंस होगा? इनके लिए भी ये मुश्किल है, लेकिन आपके लिए नहीं। ध्रुवांश मुस्कुराने लगा। ज्यादा मुस्कुराइए मत, सिल्वी ने डांटते हुए कहा। प्रॉमिस करिए कि आप इस गेम में 6 सेंस और डेविल आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ध्रुवांश हैरान हो गया। तुम सीरियस हो? उसने पूछा। सिल्वी ने कड़े स्वर में जवाब दिया, बहुत ज्यादा। ध्रुवांश को ना चाहते हुए भी प्रॉमिस करना पड़ा। गेम शुरू हुआ। लड़कों की आंखों पर पट्टी बंधी थी। हर कोई एक एक करके फेल हो रहा था। उन्हें अपनी पार्टनर का हाथ पकड़कर पहचानना था, लेकिन गलती कर बैठते थे। सिल्वी के पास आते ही कुछ लड़के जानबूझकर उसे अपनी पार्टनर बता देते, लेकिन फेल हो जाते। कुछ समझ जाते कि वो उनकी पार्टनर नहीं है, फिर भी सिल्वी के पास से हटने में उन्हें वक्त लगता। ध्रुवांश की बारी आई। कौशल ने वाइन का घूंट लेते हुए तंज कसा, ये तो पक्का आउट होगा। ध्रुवांश बिना किसी की ओर ध्यान दिए सीधा चलता गया। उसने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, यहां तक कि सिल्वी के पास से भी आगे निकल गया। ये देखकर कौशल और दूसरे लड़कों के चेहरे खुशी से खिल उठे, लेकिन तभी ध्रुवांश के कदम रुक गए। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और सिल्वी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसे सिल्वी की मौजूदगी उसकी खुशबू से महसूस हो गई थी। ध्रुवांश ने सिल्वी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। सिल्वी एक झटके से ध्रुवांश के सीने से जा लगी। अब स्टेज पर सबकी नजरें जम गई थीं। ऐसा लग रहा था कि ध्रुवांश सिल्वी को किस करने जा रहा है। लड़कों की भीड़ सांसें थामे देख रही थी, लेकिन ध्रुवांश ने धीरे से सिल्वी के कान के पास जाकर फुसफुसाया, हैप्पी ना? सिल्वी ने उसकी आंखों से पट्टी हटाते हुए धीरे से कहा, हाँ। फिर उसने हल्के से ध्रुवांश के होठों पर अपने होठ रख दिए। ध्रुवांश हैरान हो गया। वहीं लड़कों की भीड़ उबल पड़ी। ईर्ष्या की आग में जलते हुए कौशल ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा गिलास तोड़ डाला। कार्तिक ने यह देखा और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, तुम ठीक हो?
कौशल ने झूठी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, इसलिए वापस जा रहा हूं। कार्तिक ने साथ चलने की पेशकश की, लेकिन कौशल ने मना कर दिया। हैप्पी नाउ? सिल्वी ने उसकी आंखों से पट्टी हटाते हुए धीरे से कहा। हाँ। फिर उसने हल्के से ध्रुवांश के होठों पर अपने होंठ रख दिए। ध्रुवांश हैरान रह गया। वहीं लड़कों की भीड़ उबल पड़ी। ईर्ष्या की आग में जलते हुए कौशल ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा ग्लास तोड़ डाला। कार्तिक ने यह देखा और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, तुम ठीक हो? कौशल ने झूठी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, इसलिए वापस जा रहा हूं। कार्तिक ने साथ चलने की पेशकश की, लेकिन कौशल ने मना कर दिया। स्टेज पर माहौल रोमांटिक होने के साथ साथ अजीब हो चला था। होस्ट ने ध्रुवांश और सिल्वी की ओर देखकर चुटकी ली। ओहो लव बर्ड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद आप दोनों आराम से अपनी रोमांस स्टोरी कंटिन्यू कर लेना। ये सुनते ही सिल्वी शर्म से लाल हो गई और अपना चेहरा झुका लिया। सबकी निगाहें उस पर थीं, जिससे उसे थोड़ी झिझक होने लगी। होस्ट ने माइक पर घोषणा की, तो दोस्तों सेकेंड राउंड थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है। इस राउंड में लड़कियों को अपनी पार्टनर का नाम टैटू करवाना है। हाँ, सही सुना आपने, सिंपल है राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द गेम। गेम शुरू हुआ। टैटू सुनते ही ज्यादातर लड़कियां घबराकर पीछे हट गईं। स्टेज पर बस सिल्वी और एक और लड़की ही बची। सिल्वी, जो पहले से ही इस गेम में डूब चुकी थी, बिना सोचे समझे आगे बढ़ गई। ध्रुवांश ने उसे रोकने की कोशिश की। सिल्वी, ये जरूरी नहीं है, इस गेम में इतनी इन्वॉल्व मत हो। लेकिन सिल्वी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप हमेशा रोकते ही रहते हो, मैं घर रही हूं बस। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। वो मन ही मन सोच रहा था, ये टैटू तो उसके असली शरीर पर नहीं होगा, रूप बदलने पर यह गायब हो जाएगा। लेकिन वो इस सच से अनजान था कि सिल्वी की असली बॉडी यही थी। सिल्वी ने अपने सीने पर बड़े ही गर्व से ध्रुवांश का नाम लिखवा लिया। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। टैटू के बाद स्टेज पर जमकर तालियां बजीं। सिल्वी और ध्रुवांश ने डांस फ्लोर पर कदम रखा। रोमांटिक गानों की धुन पर दोनों नाच रहे थे। कार्तिक और प्रज्ञा, जो अब तक बोर हो चुके थे, ने भी डांस में शामिल होने का फैसला किया। माहौल में मस्ती और जोश था। डांस खत्म होने के बाद दोनों जोड़ों ने थोड़ी थोड़ी ड्रिंक्स लीं, लेकिन जैसे ही सिल्वी और प्रज्ञा पर शराब का असर बढ़ने लगा, ध्रुवांश और कार्तिक ने उन्हें वापस कमरे में ले जाने का सोचा। कमरे की ओर जाते समय ये मजेदार से अराजक बन गया। सिल्वी और प्रज्ञा नशे में झूमती हुई इधर उधर भाग रही थीं। दोनों लड़कों को आखिरकार उन्हें गोद में उठाकर कमरे तक लाना पड़ा। सिल्वी और प्रज्ञा को वो अपने ही रूम में ले आए थे। कार्तिक ने प्रज्ञा को अपने और ध्रुवांश ने सिल्वी को अपने रूम में सुलाने के बाद कार्तिक कौशल के कमरे में गया। कौशल ने ध्रुवांश और कार्तिक को लड़कियों के साथ आते देख लिया था और गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा था। वहीं ध्रुवांश कबीर के कमरे में गया। कबीर वहां नहीं था। ध्रुवांश समझ गया कि वो अपने भाई उमंग के पास गया होगा। खिड़की के पास खड़ा ध्रुवांश चांद को देख रहा था। उस रात का चांद बड़ा और बेहद खूबसूरत लग रहा था। अचानक उसने खिड़की के बाहर एक परछाई को भागते हुए देखा। ध्रुवांश तुरंत खिड़की से बाहर कूद गया। परछाई का पीछा करते हुए उसने अपनी गति तेज कर दी। परछाई भागी रही थी कि अचानक उसके सामने ध्रुवांश आ गया। परछाई रुक गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। परछाई किसी के सामने आने से घबराई हुई थी। ध्रुवांश ने उसे पहचान लिया। वो हेल डीमन था, वही जिसे आरना ने पकड़ा था। हेल डीमन बुरी हालत में था। उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। उसे देखकर ध्रुवांश के मन में एक सवाल उठा, ये कैसी इंसानियत है? ध्रुवांश ने शांत स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? हेल डीमन, जो पहले ही डर से कांप रहा था, पीछे मुड़ा। उसे पता था कि जल्द ही कोई उसका पीछा करते हुए आ जाएगा। वो ध्रुवांश के सामने घुटनों पर बैठ गया। हाथ जोड़ते हुए उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मार डालेंगे। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस इंसानों की तरह जीना चाहता हूं, इसलिए यहां आया था। लेकिन मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, हमेशा कमजोर बनकर रहा। ध्रुवांश ने उसकी आंखों में डर और सच्चाई देख सकता था। उसे वो लड़का याद आ गया जिसने हेल डीमन को उनकी टीम का सबसे कमजोर हंटर बताया था। ध्रुवांश कुछ सोच ही रहा था कि उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। किसी के आने की आहट तेज हो रही थी। ध्रुवांश ने तुरंत अपनी अंगूठी से काला कपड़ा निकाला और चेहरे पर बांध लिया। वहीं हेल डीमन अब हार मान चुका था। उसकी आंखों में डर, थकान और एक अंतहीन उम्मीद थी। रात का सन्नाटा अचानक गहराते तनाव में बदल गया। ध्रुवांश और हेल डीमन के पास पांचों एम्पायर्स तेजी से बढ़ रहे थे। ध्रुवांश ने अपना चेहरा पहले ही छुपा लिया था और अपना कोट भी रिंग में रख लिया। बिना कोई वक्त गवाए उसने हेल डीमन का हाथ पकड़ा और अपनी अदृश्य बटरफ्लाई विंग्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ गया। हेल डीमन ने अपनी घबराई आंखें खोली। जैसे ही उसने सामने देखा, पांचों एम्परर्स उनके ठीक सामने थे, गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ। आरना, जो हमेशा गंभीर और खतरनाक दिखती थी, तीखे स्वर में बोली, तुम हो कौन? वो हमारा मुजरिम है, उसे हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर ध्रुवांश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी गूंजदार थी कि आसपास सो रहे हंटर्स जाग गए। खिड़कियों से झांकते हुए वो इस रहस्यमयी दृश्य को देख रहे थे। ध्रुवांश ने ठहाका लगाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग खुद को गॉड समझते हो क्या? तुम्हारे कहने से कोई मुजरिम नहीं बन जाएगा।
बिना गुनाह किसी को सजा देना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। कान खोलकर सुन लो, डीमंस पर अत्याचार अब और नहीं चलेगा, क्योंकि उनका राजा आ चुका है। ये सुनते ही आरना की आंखें लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, तुम आखिर हो कौन? ना तुम इंसान लगते हो न डीमन। ध्रुवांश एक बार फिर ठहाका लगाकर मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट और गर्व झलक रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आई एम द डेविल ऑफ दिस वर्ल्ड। सन्नाटा छा गया। सभी एम्परर्स का चेहरा बदल गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, क्या यही है वो डेविल? आरना ने इस बार झिझक छोड़ते हुए अपनी तलवार खींच ली। उसकी तलवार की धार पर एनर्जी चमक रही थी। इसे किसी भी हालत में जाने मत दो, दोनों को यहीं खत्म कर दो। सभी एम्परर्स ने अपने अपने हथियार तैयार कर लिए। शिवाय जो बाकी एम्परर से अलग खड़ा था, चुपचाप तमाशा देख रहा था। वो उन पर हमला करने के मूड में नहीं था। ध्रुवांश की मुस्कुराहट गहरी हो गई। सभी एम्परर्स ने अपनी एनर्जी से एक बड़ा हमला तैयार किया और सीधा ध्रुवांश की ओर बढ़ने लगे। ध्रुवांश ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वो दोनों अचानक गायब हो गए। एम्परर्स का हमला बेकार गया। दरअसल ध्रुवांश ने पहले ही अपनी टेलीपोर्ट वॉच में टाइमर सेट कर लिया था। उसने हर शब्द टाइम के हिसाब से बोला ताकि कोई उससे पहले हमला ना कर सके। ध्रुवांश के गायब होते ही वहां माही आ गई। उसने दूर से ध्रुवांश को देख लिया था। आरना ने तुरंत उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या यही था वो? माही ने चुपचाप सिर हिला दिया। आरना की आंखों में गुस्से और असमंजस का मिला जुला भाव था। वो बुदबुदाई, ये आखिर है क्या चीज? और अगर ये डीमंस की साइड है तो उसने इंसानों की मदद क्यों की? शिवाय ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जस्ट बिकॉज वो अभी इंसानों जितना नीचे नहीं गिरा है, उसके अंदर इंसानियत जिंदा है। ये कहते हुए शिवाय हल्के से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। उमंग जो हमेशा शांत रहता था, परेशान होकर बोला, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसके पास उड़ने की पावर है और गायब होने की भी। सभी ने आसमान की ओर देखा जहां ध्रुवांश गायब हो चुका था। चांद की हल्की रोशनी में वे सभी उसकी ताकत और मिस्ट्री का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। चमकते सितारों के नीचे गहराते जंगल में ध्रुवांश और हेल डीमन अचानक प्रकट होते हैं। दोनों अभी भी आसमान में थे। ध्रुवांश ने हेल डीमन का हाथ छोड़ा और वो सीधा धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उफ, ये क्या किया? हेल डीमन दर्द से अपनी पीठ सहलाते हुए चिल्लाया। आंखों में नाराजगी लिए वो ऊपर आसमान में उड़ते ध्रुवांश को देख रहा था। ध्रुवांश अपनी फ्लाइंग एबिलिटी को ऑफ करते हुए नीचे उतरा। उसने हेल डीमन को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, दर्द की आदत डाल लो, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वहां से बचाकर ना लाता तो हालत इससे भी ज्यादा खराब होती। हेल डीमन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ब्रो, लेकिन तुम्हारे होते मुझे कुछ हो भी कैसे सकता था? आई डिडंट नो तुम इतने पावरफुल हो। ध्रुवांश उसे घूरते हुए बोला, घंटा पावरफुल। उन पांचों में से एक भी हमारी लाइफ का दी एंड कर सकता था। हेल डीमन का चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। उसने हैरानी से पूछा, तो फिर वो सब क्या था? मैं डीमंस के साथ हूं, उन पर अत्याचार नहीं चलेगा, ये सब क्यों कहा तुमने? ध्रुवांश ने हल्का सा सिर झुकाते हुए जवाब दिया, अरे क्या करें, कैरेक्टर में थोड़ा ज्यादा घुस गया था। फील में मुंह से निकल गया। ये सुनकर हेल डीमन का चेहरा और भी ज्यादा सफेद पड़ गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जमीन पर बैठ गया और अपने सिर को पकड़ लिया। फिर उसने अचानक सिर उठाया और घबराहट में पूछा, अच्छा, तो वो आई एम द डेविल ऑफ दिस वर्ल्ड वाली बात भी? ध्रुवांश ने शांति से सिर हिलाकर इशारा किया, हाँ, वो भी झूठ था। हेल डीमन के चेहरे पर मानो किसी ने ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब वो बस रोया ही नहीं था। उसने खुद को संभाला और खड़ा हो गया। ध्रुवांश के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे हिलाकर बोला, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है कि डेविल कौन है? अगर वहां कोई हेल डीमन होता तो तुम्हारा खेल वहीं खत्म कर देता। डेविल हमारे लिए भगवान है। ध्रुवांश ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो धीरे से बोला, मुझे अच्छे से पता है कि डेविल कौन है, और ये भी कि वो अब जा चुका है। हेल डीमन का चेहरा एकदम से हक्का बक्का रह गया। ये बात सुनकर उसकी आंखें खुली रह गईं। ये रहस्य किसी इंसान को नहीं पता था, यहां तक कि हेल डीमंस में भी इसे गिले चुने लोग जानते थे। असल में ध्रुवांश यानी गॉड रुद्रा ही डेविल था। रुद्रा का दिल अच्छा था, लेकिन वो अपने परिवार में सबसे कमजोर था। उसकी बड़ी बहन उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। रुद्र के पिता, जो अब पूरे मल्टीवर्स के सुप्रीम रूलर थे, हमेशा उसकी बहन पर ध्यान देते थे। इस अनदेखी ने रुद्र के अंदर एक अजीब सी नफरत और अकेलापन भर दिया। वो धीरे धीरे सबसे दूर होता चला गया। एक समय ऐसा आया जब उसने अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया। उसके अंदर की नफरत ने उसे एक नई शक्ति दी और वो डेविल बन गया। डेविल जो दुनिया के लिए बुरा था, लेकिन उसकी बुराई से कई अच्छे काम होते गए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां उसे अंधेरे की ओर खींच रही हैं। उसके पिता ने उसे समझाया, उसे ट्रेनिंग दी और एक यूनिवर्स का गॉड बना दिया। मल्टीवर्स के 7 यूनिवर्स थे। हर यूनिवर्स का अपना गॉड था।
ध्रुवांश यानी रुद्र जानता था कि डेविल की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता था। उसने अपने अतीत को गुप्त रखा था। गॉड में भी उसके परिवार को छोड़कर कोई नहीं जानता कि डेविल कौन था और कहां गायब हो गया। हेल डीमन जो अब तक डरा हुआ था धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। ध्रुवांश मुस्कुराते हुए हेल डीमन की बात सुन रहा था। मुझे लगता है तुम्हें मेरे गांव चलना चाहिए, हेल डीमन ने कहा। मेरे दादाजी वहां के मुखिया हैं, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बस ध्यान रखना कि तुम डेविल नाम का जिक्र ना करो। हेल डीमन ने जो प्रस्ताव दिया था वो दिलचस्प और थोड़ा संदिग्ध भी था। ध्रुवांश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन अगर वहां कोई चाल या खतरा हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। उसने मन ही मन अपनी डेविल आई और टेलीपोर्ट वॉच का इस्तेमाल करने की योजना बना ली थी। तभी हेल डीमन ने अपना रुमाल निकाला और बोला, सारी, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। अगर तुम्हें हमारे गांव का रास्ता पता चल गया तो ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ध्रुवांश ने उसकी बात पर हल्का सिर हिला दिया। क्या इसने मेरी डेविल आई को नोटिस नहीं किया, या इसे पता ही नहीं कि डेविल आई क्या होती है? ध्रुवांश मन ही मन सोच रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। हेल डीमन ने धीरे धीरे ध्रुवांश की आंखों पर पट्टी बांध दी। उसके बाद उसने ध्रुवांश का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया। चलते चलते ध्रुवांश ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें हेल डीमन करके नहीं बुला सकता। हेल डीमन ने हंसते हुए जवाब दिया, वैसे तो द्रोणा में सब मुझे ऋषु कहते थे, लेकिन मेरा असली नाम लकी है। ध्रुवांश हल्की मुस्कान के साथ नाम दोहराता है। लकी, अच्छा नाम है। कुछ देर बाद लकी ने उसे रुकने का इशारा किया। अब हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा झटका लगे, तो घबराना मत। ये कहकर लकी ने ध्रुवांश का हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसे एक विशाल पुराने पेड़ की ओर ले जाने लगा। ध्रुवांश ने डेविल आई का इस्तेमाल कर सब देख लिया। पेड़ सामान्य नहीं था, उसमें हल्की हल्की ऊर्जा की तरंगें बह रही थी। वे दोनों पेड़ के करीब पहुंचे और अचानक उसके अंदर चले गए। ध्रुवांश को हल्का झटका महसूस हुआ। क्या ये एक डायमेंशनल पोर्टल है? उसने मन में सोचा। अगले ही पल वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। ये जगह बहुत अच्छी थी। साफ हवा, हरे भरे मैदान और ऐसा वातावरण जो किसी स्वर्ग जैसा लगता था। लकी ने धीरे धीरे उसकी आंखों से पट्टी हटाई। ध्रुवांश ने अपनी डेविल आई को नॉर्मल कर लिया और गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। थर्ड डायमेंशन की दुनिया, उसने मन ही मन कहा। लकी ने कहा, जल्दी चलो, मेरे पीछे आओ। ध्रुवांश उसके साथ चलने लगा। वे अभी कुछ कदम ही चले थे कि अचानक चारों ओर से काले कपड़ों में ढके फाइटर्स ने उन्हें घेर लिया। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनकी आंखों में खतरे की झलक थी। लकी ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे मेहमान हैं। तभी एक सख्त गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? आवाज का असर ऐसा था जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। ध्रुवांश ने देखा कि एक युवक जिसके हाथ में भाला था धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें जलती हुई चिंगारी जैसी थीं और उसका रौब महसूस किया जा सकता था।